नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक और शिक्षण के सूत्र को जो है देखने वाले हैं, जिसको फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। शिक्षण के फॉर्मूले, कुछ प्रिंसिपल जिसको जानने के बाद टीचिंग और भी आसान हो जाएगी आप सभी के लिए। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो अगर आप इस सूत्र को या इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कॉलेज या स्कूल में, क्लासरूम में, तो शायद आप टीचिंग को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में जो कुछ भी आप सभी को बताया जाए वो बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। मैक्सिम ऑफ टीचिंग, मैक्सिम का मतलब होता है आपका सिद्धांत, थ्योरी का मतलब भी सिद्धांत होता है। तो कई सारे अंग्रेजी वर्ड हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। अगर ये वर्ड आपको देखने को मिले कभी भी एग्जाम में, तो इसका मतलब सिद्धांत होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो कुछ टीचिंग के सिद्धांत हैं, उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले बताया जा रहा है कि शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोध के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। सूत्र रूप में यानी कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया पढ़ाते वक्त कॉलेज में या स्कूल्स में, तो उन अनुभवों को उन्होंने क्या किया, सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। इन्हीं सूत्र के रूप में दिए गए अनुभवों को हम शिक्षण सूत्र कह सकते हैं या शिक्षण सूत्र कहा जाता है। अब इसके आगे हम बात करें तो इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन सकती है। अगर हम इन फॉर्मूलों को, अगर इन सूत्रों को अच्छे तरीके से अध्ययन करें, इसके बारे में जान लें, तो शायद हम टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव और वैज्ञानिक ढंग का बना सकते हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है आप सभी को। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में मेंशन है, उसको भी आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान लैंग्वेज में नहीं लिखे रहते हैं। इसीलिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड, उनको भी इसमें मेंशन किया गया है, ताकि आपको आसानी हो। ऐसा नहीं कि नया वर्ड हमने कोई एग्जाम में देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो एक एक करके सभी सूत्रों को या फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इतने में आपको यह समझ में आ गया है कि जो है शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोध के आधार पे, यानी बहुत सारे रिसर्च हुए और समय समय पे जो अनुभवी शिक्षक और मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो अपने अनुभवों को सूत्र के रूप में जो है प्रस्तुत किए। उन्हीं सूत्रों को हम स्टडी करेंगे और इन सूत्रों को इंप्लीमेंट करके हम टीचिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर पहला जो हमारा होगा, ये पहला हमारा जो फॉर्मूला है या पहला सिद्धांत, सरल से जटिल की ओर। इंग्लिश में इसको फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सरल से जटिल का मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको सारा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेशन के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थी को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिल प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। इसके लिए शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। देखिए, यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इस अगर फॉर्मूले को आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर आप क्लास में जाते हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप ईवीएस का टॉपिक पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट का, तो आपको सरल से यानी कि आसान कोई टॉपिक जो बच्चे सारे जानते हो, जैसे मान लीजिए कि आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप बताने जा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसको बच्चे जानते हो। जैसे उनके गांव में तालाब है, वहां तालाब में बहुत सारे जो है वनस्पति हैं, जलीय जीव हैं, उसके साथ साथ मेढक हैं, मछलियां हैं और भी कई सारे जलीय जीव हैं। तो वहां पर एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो वहां से आप पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े लेवल पे समझा सकते हैं। तो जो वो जानते हैं उसको पहले आप बताएं और धीरे धीरे
जो उनसे रिच में जो भी टॉपिक नहीं है, जो भी आप समझाना चाहते हैं उनको, धीरे धीरे उनको आगे चल के उसको समझा सकते हैं। तो अगर पहले ही आप जो वो नहीं जानते हैं डिफिकल्ट टॉपिक या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आप पढ़ाने लगे तो पहले ही वो रुचि नहीं लेंगे और इस तरह से क्लास आपका इफेक्टिव नहीं होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का जो है उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि अगर आप क्लासरूम में जाते हैं तो आप ऐसे टॉपिक को लें और उससे संबंधित जो है एग्जाम्पल दें जिसको बच्चे जानते हों, और उसके बाद धीरे धीरे आप कठिन जो टॉपिक है उसको उसमें इंक्लूड करके धीरे धीरे, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके उसको समझ सकें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरल से जटिल की ओर का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, किस प्रकार से काम करता है। अगर आप टीचर हैं, खुद को आप टीचर, आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हो सभी शिक्षक बनने वाले हैं। आई होप कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, तो वो भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लास जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, बच्चे ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, बच्चे ज़्यादा आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसमें अगला जो हमारा सिद्धांत इसमें है वो है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। इंग्लिश में इसको फ्रॉम नो टू अननोन के तरफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत के अंतर्गत कि छात्रों को पहले उन बातों को बताना चाहिए जिस बातों को वो जानता हो पहले से। अगर मान लीजिए कि आप क्लास 7th में पढ़ा रहे हैं या 10th में पढ़ा रहे हैं तो आप 9th के क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट को या किसी सब्जेक्ट के सिलेबस को बता सकते हैं जिसके बारे में वो पहले से पढ़ा हो। फिर धीरे धीरे उससे रिलेट करके आप 10th क्लास में जो कॉन्सेप्ट है उनको रिलेट करके नवीन ज्ञान को बता सकते हैं। इससे बच्चे जो है आसानी के साथ उसको समझ सकते हैं और क्लास जो है बोर नहीं होगा, इफेक्टिव होगा। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बता सकता है या कुछ उदाहरण दे सकता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि छात्रों को आपको जो पूर्व ज्ञान है उनको वही बताना चाहिए, फिर उससे नवीन ज्ञान को जोड़ के यानी नए तथ्यों को जोड़कर जो है रिलेट करके बताना चाहिए जिससे वो आसानी के साथ उसको को समझ सके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका सिद्धांत है, किस प्रकार से कार्य करता है। अगला देखते हैं। इसमें देखिए आगे जो हमारा इसमें सिद्धांत है वो है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। मूर्त का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वास्तविकता में वो चीज है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम कल्पना करते हैं, हमारे इमेजिनेशन जो पावर होते हैं जिससे हम सपनों में कल्पना करते हैं। तो पहले मूर्त जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए और उससे रिलेट करके बच्चे फिर अपने आप से जो है उसको अमूर्त रूप में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। प्रतिमान का मतलब मॉडल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी घाटी के बारे में बता रहे हैं तो आप इस तरह से भी समझा सकते हैं। घाटी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे इजिली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच का जो सकरा भाग होता है उसको हम वैली कहते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है मॉडल्स या विजुलाइज करके या चार्ट के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। मॉडल से यानी कि प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसका भी जो है विवरण देके समझा सकते हैं उनको, और चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, जब वो मूर्त रूप में उन चीज़ों को देख लेगा तो उनसे जो है अमूर्त चीज़ें यानी और भी रिलेट करके नई चीज़ों को इमेजिनेशन पावर के द्वारा जो है कल्पना करके समझ सकता है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। पहले ही आप काल्पनिक चीजें बता दोगे तो वो कहां से समझ में आए? वास्तविक चीजें पहले बतानी है आपको, फिर उसके बाद से वो अमूर्त रूप में चीजों को इमेजिनेशन करके वो देख सकता है या समझ सकता है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए आगे इसमें अगला जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला या सिद्धांत है, इसमें अनिश्चित से निश्चित की ओर है। इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है। अस्पष्टता का मतलब कि अभी वो तो सीखना स्टार्ट करते हैं, उनको बहुत सारी जानकारियों के बारे में पता नहीं होता है। तो वो जानकारियां कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्कूल से, अपने बड़े बुजुर्ग से। तो उन जानकारियों के बाद ही जाके उनके अंदर स्पष्टता होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है और शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर के सिद्धांत के अंतर्गत
तो यहाँ पे जैसे जैसे आप पढ़ाते जाते हो, कैसे उन कॉन्सेप्ट के बारे में उनको नॉलेज होती जाती है और धीरे धीरे उस जानकारियों को अपने अंदर समेटने के बाद वो क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अगर उसके बारे में दोबारा से आप कुछ पूछोगे तो वो बच्चा जवाब दे सकता है। और अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की शंका है, डाउट है, तो उसका भी निवारण करना आपका दायित्व होता है अगर आप शिक्षक हैं। देखिए, ये जितने भी मैं फॉर्मूले या सिद्धांत बता रहा हूं, इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप पढ़ा रहे हैं एज ए शिक्षक अभी कंटिन्यू। अगला देखते हैं इसमें पॉइंट। देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सिद्धांत, वो है विशेष से सामान्य की ओर। तो विशेष के सामान्य की ओर का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं और इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे विशिष्ट का मतलब पूरा, जैसे पेड़ के बारे में आपको बताना है तो पहले आप पेड़ के बारे में दिखाओ, ये पेड़ है, फिर उसके बाद से उसके स्ट्रीम तने के बारे में बताओ, ये पत्तियां होती हैं, उसके अन्य जो अंग होते हैं, उस तरह से आप इसको बता सकते हैं। यहां पर यही बताया जा रहा है कि पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है उसका, उसके बाद में जो है उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों का मतलब उसका फिगर बना के या उसका चार्ट पेपर दिखा के या डायग्राम बना के उसके माध्यम से सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल स्थापित किए जाते हैं। फिर इसको जो है आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो इसमें हमारा पॉइंट है वो है आपका सिद्धांत मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, इसको भी समझते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। यानी कि पहले आपको वो पढ़ाना है जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। यानी कि छात्रों को मान लीजिए कि बहुत सारे, आप मान लीजिए कि ईवीएससी पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई चैप्टर होगा जो बच्चों को अच्छे तरीके से आता होगा समझ में, उसमें रुचि लेकर वो पढ़ते हैं, तो आप उन चैप्टर को पहले स्टार्ट करके पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट चैप्टर को आप पहले उठा लो, बच्चे रुचि न ले और आप पढ़ाते जाओ और क्लास इफेक्टिव ना हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि बच्चे जो चैप्टर में इंटरेस्ट लेते हैं, जो उनको आता है, उनको पहले शुरू कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कठिन जो मैथ्स हैं, कठिन साइंस के जो टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर सकते हैं। यहां पर यही बताया जा रहा है। अगला देखते हैं इसमें। देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अदरवाइज कहीं कोई डाउट हो या समझ में नहीं आ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगला जो इसमें सिद्धांत है वो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक होते हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे विश्लेषण व संश्लेषण ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये दोनों छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक होते हैं। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो उसको एकदम पूरा डिफाइन करके एक एक उसके अलग अलग पार्ट्स को, एक एक लाइन को अच्छे से जो है बच्चों को समझाने का प्रयास करें। जब वो समझ जाएंगे तो उनको अच्छे तरीके से, संश्लेषण का मतलब फिर पुनः एक जगह कलेक्ट करना, समझ लीजिए उस ज्ञान को अपने मन में व्यवस्थित वो बच्चे कर लेंगे। फिर उसके बाद से अगर उसके बारे में आप पूछते हैं या कोई और शिक्षक पूछता है तो उसको वो अच्छे तरीके से बता सकता है। तो यहां पर यही बताया गया बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में, तो आपको ये याद करके रखना है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो हमारा इसमें सिद्धांत है वो है आपका पूर्ण से अंश की ओर। इसको देखते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे गेस्टाल्ट या समिष्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। यानी कि पहले पूर्ण का संज्ञान होता है, यानी कि देखिए अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि जो पूरा रूप है, मान लीजिए कि कोई चेयर है, उसका पूरा रूप है। आप चेयर में अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, उसके हैंडल है, बैक सीटर है, उसके जो नीचे के पैर होते हैं जिसपे स्टेबल होते हैं, उस तरह से बता सकते हैं। या कुछ और फल है, फ्रूट्स के आप भाग बाहरी स्किन को बता सकते हैं, अंदर बीज होता है, फिर उसके डंठल होते हैं। पेड़ के बारे में ऐसे ही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो पहले पेड़ को आप पूरा दिखा सकते हैं, मैंने आपको बताया इस पेड़ को। फिर पेड़ के स्ट्रीम्स के बारे में आप बता सकते हैं, उसके तने के बारे में बता सकते हैं, उसके फूल या पत्ती के बारे में। यानी
पहले आपको किसी चीज के बारे में अगर आप बताने जा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हो, तो उसका डायग्राम पूरा कंप्लीट आप बनाओ, फिर उसके अलग अलग भाग को जो है डिफाइन करो, अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि पहले ही आप एक अलग अंक को लेके आ जाते हो यहाँ पे और फिर बच्चों को कहते हो ये क्या है, यहाँ स्ट्रीम है कि ये डाली है, ये फूल है। तो इस तरह से बच्चे अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे। तो आप पहले जो भी कुछ बताने जा रहे हो उसका पूर्ण रूप आप अच्छे से बोर्ड पे बना दो, फिर उसके अलग अलग अंगों को भी डिफाइन करके बच्चों को बताते चलो। तो यहां पर यही बताया गया है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर बताया जा रहा है कि पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। कहने का भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप में छात्रों को सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है। किसके अंतर्गत? पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पहले पूर्ण रूप आप दिखाइए, फिर उसके अंश को यानी अन्य भाग को प्रदर्शित करिए और उसको समझाइए। तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इसमें। देखिए आगे जो हमारा यहाँ पे सिद्धांत है वो प्रकृति का अनुसरण, इसको भी देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, जहां तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। तो छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार का मतलब क्या है? कोई बच्चा विजुलाइज करके सीखता है, कोई टेक्स्ट फॉर्म में समझता है, कोई लेक्चर को सुन के समझ जाता है। तो उनकी जो प्रकृति है उसके ही अनुसार उनको शिक्षा देनी चाहिए, तभी वो शिक्षा जो है इफेक्टिव हो सकती है। अन्यथा कोई बच्चा विजुलाइज करके सीखता है तो आप उसको लेक्चर दे दे के उसके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट भर दो और उसको कुछ समझ में आई ही नहीं, तो इस तरह से टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। आप एक तरफा पढ़ा के चले जाओगे, बच्चों को कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर एग्जाम में वो फेल होगा, फिर से आपसे प्रिंसिपल पूछेगा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। तो आपको काम करना है। देखिए आप मार्गदर्शन करते हैं विद्यार्थियों का, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है, तो आप जाके टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। ये जितने भी मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूं सिद्धांत, अगर आप इस समय टीचिंग कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से। तो इसको इंप्लीमेंट करके आप देखिएगा, टीचिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो यहां पर यही बताया गया है कि उनकी प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। संभव हो तो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण, यानी कि जो आपका टीचिंग स्कूल है या कॉलेज है उसका एनवायरनमेंट नेचुरली हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, पत्ते हो, तो इस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो वहां पे टीचिंग और इफेक्टिव होगी। और यह सिद्धांत भाषाओं शिक्षा में अगर आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ज्यादा आपका इफेक्टिव होता है, अनुकरणीय होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। इसमें सभी को मैं जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं, सिद्धांत है, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा है इंद्रियों का प्रशिक्षण। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि मॉन्टेसरी और फ्रोएबल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं। इंद्रियों का प्रशिक्षण। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, यानी हमारे मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन इंद्रियों को ज्ञान के प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। यानी कि ये जो इंद्रियां हमारी हैं, 5 इंद्रियां, इनको ज्ञान का प्रवेश मार्ग यानी कि डोर्स टू नॉलेज भी कहा जाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि इन इंद्रियों का इस्तेमाल जो है हमें बहुत ही ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि आंख का इस्तेमाल, यानी कि आप विजुलाइज कोई चीजें, यानी कि कोई आपका डायग्राम है, किसी चीज को समझा रहे हैं तो आप बोर्ड पे डायग्राम बना सकते हैं, विजुलाइज करके बच्चा सीख सकता है। कान, यानी कि अगर आप लेक्चर आप दे रहे हैं तो जो श्रवण शक्ति है बालक का या विद्यार्थी का वो अच्छा हो, ताकि वो चीजों को अच्छे से सुने, फिर ताकि अपने दिमाग में बैठा सके उन तथ्यों को। नाक, जिह्वा, त्वचा, इन इंद्रियों का इस्तेमाल उनको करने आना चाहिए। इंद्रियों का प्रशिक्षण जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंद्रियों का प्रशिक्षण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको आपको याद करना है, मॉन्टेसरी और फ्रोएबल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसमें इन्होंने 5 इंद्रियों के बारे में बताया था, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और इन इंद्रियों को ज्ञान के प्रवेश मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, यह भी बताया गया। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग जो है श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग जो है इसी उद्देश्यों के अंतर्गत किया जाता है, श्रव्य और दृश्य। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो आइए आगे देखते हैं इसमें।
तो देखिए ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था यहाँ पे सिद्धांत इंद्रियों का प्रशिक्षण, और इसके बाद से जो है फिनिश हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और जितने भी मैंने आपको फार्मूले और सिद्धांत बताए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं शिक्षण अभिवृत्ति से, इस कॉन्सेप्ट से। तो कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मैंने प्रयास किया कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊं और बताऊं। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका जवाब दे दूंगा। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या क्वेश्चन पेपर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में कहीं त्रुटि है तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम आगे के आने वाले वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। अगर नए व्यूअर हैं आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।